स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का। जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। तो जो हमने जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था आपका, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए डाइपोल, और कौन से लाइन पे, एक्स एक्सिस लाइन पे। आज हम बात करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन, और जो पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डेरिवेशन है एक, क्या बोलता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम है, तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। ये जो सिस्टम होता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लिया अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है O, तो इसका इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गया, ये हो गया इसका इक्वेटोरियल लाइन, वाई एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, मान लो पॉइंट दे रखा है आपको P। इस पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। हमने मान लिया सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x। कितनी है डिस्टेंस, x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जितने चार्ज होते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R²। एक चार्ज चाहिए और क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे दो चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं, डिस्टेंस क्या होगा सबसे पहली बात, तो डिस्टेंस ये होगा पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, ये। क्लियर है, बात समझ में आई सबको। अगर ये 2 है और ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। ये x है परपेंडिकुलर, ये a है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस a²। बात समझ में आ रही है सबको, ये तो सब लोग जानते होंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इससे हम निकाल देंगे रूट x² प्लस a², ठीक है। सेम यही चीज, ये a है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x² प्लस a², सेम डिस्टेंस होगी। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो। चलिए अब आगे देखिए। सबसे बड़ी बात क्या, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है। तो आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ इधर होगा। इसको मान लिया हमने कितना, E1। कितना मान लिया, E1, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इनवर्ड। तो किधर होगा, इस साइड होगा। और मान लिया हमने कितना हो गया, E2। कितना हो गया, E2, ठीक है। अब इस डायग्राम को हमको सॉल्व करना है, ऊपर वाली चीज को, ठीक है। तो आया क्या सिचुएशन, देखिए आया क्या, एक आया इधर E1 और एक इधर आया। इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि वेक्टर है, सॉल्व करना पड़ेगा। एक आया क्या, E2 आया, ठीक है। ये मान लो एक लाइन हो गई, एक्सिस लाइन खींच दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो अगर ये एंगल मान लिया थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है, ठीक है। तो देखो वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई वेक्टर जब एंगल पे होता है तो कैसे सॉल्व करा जाता है, उसके दो कंपोनेंट निकालते हैं, हमने सीखा है वेक्टर में। सबसे पहले इसका क्या सॉल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखो जिधर एंगल, जिस लाइन के साथ एंगल होता है उधर क्या आता है, हम जानते हैं इसको,
क्या होता है cos थीटा, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है sin थीटा। क्लियर है? सेम टू सेम यही काम कहाँ पे करेंगे, E2 के लिए करेंगे। इसके भी दो कंपोनेंट निकालेंगे क्योंकि E2 भी वेक्टर है। एक कैसा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायरेक्शन इधर है तो इधर ही आएगा, दूसरा कहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो E2 जिस लाइन के साथ एंगल है उधर तो cos थीटा होगा, तो इधर क्या आ जाएगा cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा आपका sin थीटा। तो ये आ गया आपका बन के डायग्राम टोटल इसका। ठीक है, इस चीज को हमने ऐसे सॉल्व करा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि हमको वेक्टर को सॉल्व करना था, इसलिए बोला है कि 12 क्लास की फिजिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर आना। ठीक है, फिर से देखो E1 इधर आया, E2 इधर आया, इस चीज को हमने अलग से सॉल्व करा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे एक लाइन दे दी हमने, अगर सेंटर मान लिया तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है, बात समझ गए? और यहां से देखो इसके कैसे करते हैं, इसके दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा आता है, दूसरी तरफ क्या आता है sin थीटा। ऐसे इसको सॉल्व करा, जिधर एंगल होगा उधर क्या आता है cos थीटा, दूसरी तरफ क्या आएगा sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डेरिवेशन में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इसको सॉल्व करा तो ये वाला पार्ट खत्म, अब ये चीज आ गई। E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है और E1 sin थीटा किधर है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले बात आप ये देखो, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सो यहाँ पे हियर E1 और E2 मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू देखो, फॉर्मूला क्या होता है दोनों का, KQ/R²। चाहे पॉजिटिव क्यू से ले लो चाहे नेगेटिव क्यू से ले लो, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x² प्लस a² का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो KQ/√² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x² प्लस a²। ध्यान रखो, मैं बार बार बोलता हूं, जब वेक्टर की बात करते हैं तो माइनस और प्लस नहीं लेते हैं हम, ओनली क्या लेते हैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दोनों की तरफ से या तो पॉजिटिव क्यू की बात करें या नेगेटिव क्यू की बात करें, दोनों के लिए क्या लेंगे, क्यू लेंगे। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जस्ट ये बता रहे हैं डायरेक्शन किधर है। पॉजिटिव होने की वजह से हमने इसको किधर लिया, आउटवर्ड, और नेगेटिव होने की वजह से इसको किधर लिया है, इनवर्ड लिया। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या है, अपोजिट, और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है। सो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक बार, सो हियर E1 sin थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा एंड दे आर opposite, so they cancel to each other, cancel to each other। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, बचा क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये वाला। दोनों देखो कहाँ है, सेम डायरेक्शन में। मैंने बोला है वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है वो कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे के लिए कितना होगा। तो देखो E नेट कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और क्योंकि हम जानते हैं E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, उसको कितना मान लें, E डैश, कितना मान लें, E डैश। सॉल्व करने के लिए ना इसको क्या बोल सकते हैं, E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा। कितना होगा ये, 2E डैश cos थीटा। कितना बोल सकते हैं, 2E डैश cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे E डैश की वैल्यू तो हमको पता है, किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की चाहिए वैल्यू। ध्यान रखना, किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा माना, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा, अल्टरनेट एंगल है। इसके लिए cos थीटा की वैल्यू निकालो। तो cos थीटा कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री याद रखो। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, PBP/HHB।
ठीक है। साइड और एंगल का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉस किस तरह आता है, सेकंड नंबर पे साइन, उसके बाद कॉस। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस कितना है देखो, बेस है ए और हाइपोटेनियस क्या है ये। यहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल हम क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल दें, इसकी जरूरत नहीं है, अब ये हो गया, आप समझ गए इस चीज को। तो देखो फ्रॉम ट्राइंगल, नाम दे दो इसका AOP cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में बेस क्या है ये, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आई सबको। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है। ट्रिग्नोमेट्री सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैंने मेरा है वीडियो, आप देख सकते हैं वहां पे जाके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ के लिए। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया ये, हाइपोटेनियस क्या हो गया ये, दोनों वैल्यू आ गई अब यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट कर दें तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। कौन सी वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम सबने बना लिया है। तो देखो क्या, ठीक है, तो देखो वैल्यू ये है, ई नेट कितना हो जाएगा 2 ई डैश। ई डैश कितना है आपका, ई डैश की वैल्यू ये है के क्यू बाय, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए बाय, रूट में है, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई नेट कितना हो गया, इसको अच्छे से लिखें तो के इंटू क्यू, इस 2 को ए के साथ लिख दें 2a। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज है, ये और ये दोनों सेम है, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 1 और इसका पावर कितना है, हाफ। तो जब सेम चीज होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ। और ये देखो चार्ज, कोई भी एक चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a। ठीक है, कितना होता है Q इंटू 2a। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ई नेट इक्वल टू के, और इसकी जगह टोटल की जगह क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितने हो गए, 1 प्लस हाफ, कितना होता है 3/2। कितना होता है 3/2। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एट पॉइंट P, जो एक्स एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस से है वहां पे। ठीक है, सेंटर से। अब बात आती है क्या, ये तो हो गया स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे वही कंडीशन कि अगर x बहुत बड़ा हो, बहुत दूर हो, किससे, सेंटर से, तो उसको देखो हम क्या बोल सकते हैं, सो इफ, एक कंडीशन डालें, इफ x इज मोर ग्रेटर देन a, देन क्या बोल सकते हैं, देन नेग्लेक्टेड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नेग्लेक्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, के पी डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ओ सॉरी, ए स्क्वायर तो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ई नेट देखो, ई नेट कितना हो जाएगा, के पी, यहाँ देखो पावर का ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर और पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। पावर का पावर जब होता है तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, Q। तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। क्लियर है, और चाहे तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसकी, के की।
के की वैल्यू जानते हैं सब लोग, क्या होता है? के की वैल्यू होती है आपकी 1/4πε0। किस केस में? जब एयर या वैक्यूम दिया हो और साथ में क्या आ गया, P/x3। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, क्या? ई नेट 1/4πε0 P/x3। P क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और x3 क्या है? डिस्टेंस उस पॉइंट से। ठीक है, तो बात समझ में आई सबको? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसमें जरूर पूछना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी पूछता है कभी कभी कि इस केस में देखो, इस केस में डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाओ। जैसे कभी कभी पूछ लेता है, देखो फाइंड या ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारा? x। क्या है? x, ठीक है, x डिस्टेंस है। तो देखो पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहे हैं ना, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। कहाँ पे? इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया, दो के बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है। अगर ये इधर हम क्या मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या हो जाएगा आपका? x डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस देखो कहीं कहीं r भी लेते हैं, उससे मतलब नहीं है, हमारा x डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो कैसा है, क्या रिलेशन है इन दोनों का, देखो आपस में, डिस्टेंस और इसका। तो ये सब चीजें तो क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कितना है? 1/x3। कितना है? 1/x3, क्योंकि 1/4πε0 कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट हो जाएगा। जब इन दोनों के बीच की ग्राफ की बात कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? ई नेट परपेंडिकुलर, या ये देखो क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/x3, ठीक है। तो यहां से ग्राफ बनाए तो x3 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे, पहले लेक होगा और फिर ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना है इस ग्राफ को। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो आज के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।